सुबह अनिल का फोन आया था, तो अनिल क्या कह रहा था जी आपसे? अनिल का कहना था रमा कि वो पिछले 8 सालों से शहर में जाकर किराए के मकान पर रह रहा है। हाँ जी, शहर में तो कमरे का किराया भी बहुत ज्यादा लगता है। हाँ रमा, इसलिए तो कह रहा था कि बाबूजी जो आप गांव में मकान बनवाने वाले थे वो गांव में ना बनवाकर शहर में छोटी सी जगह लेकर हम दोनों भाइयों के लिए बनवा देते। हाँ जी, बेचारा सुनील भी यहाँ गाँव में कब तक परेशान होगा। खेती बाड़ी से उसके बाल बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि जमीन का एक टुकड़ा आप बेच ही देते और शहर में ही दोनों भाई के लिए पक्का मकान बनवा देते, ताकि हमारा बड़ा बेटा भी बहू और बच्चों को ले जाकर शहर में ही रहे। हाँ रमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। समय समय पर हम लोग भी खेती बाड़ी का काम खत्म करके शहर जाके ही रहेंगे अपने बच्चों के साथ। वैसे भी मैं अब रिटायर हो गया हूँ रमा, खेती बाड़ी देखने के सिवा और कोई काम तो है नहीं यहाँ। लेकिन एक बार इस विषय में हम लोग सुनील से भी बात कर लेते जी। हाँ हाँ, सुनील से भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ पिताजी, किस विषय में बात करना चाहते हैं आप? देखो सुनील, अब तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अच्छे एजुकेशन की जरूरत है। जी पिताजी। सुनील बेटा, तुम अपने छोटे भाई अनिल को देखो, वो पिछले 7 सालों से शहर में जाकर बस गया है और अच्छे खासे रुपए भी कमा रहा है। वो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है। जी पिताजी। वैसे अनिल से बात की थी बेटा मैंने, जिस कंपनी में वो जॉब करता है ना, उसी कंपनी में तुझे भी नौकरी मिल जाएगी। जी पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। लेकिन अनिल चाहता है कि हम लोग शहर में एक पक्का मकान बनवा दे। तो बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 एकड़ जमीन भी बेच देता हूँ और कुछ रुपए मैंने अभी तक जमा करके भी रखे हैं। लेकिन पिताजी, इतने रुपए में तो जमीन खरीद कर मकान बनाना कहाँ संभव है? बेटा हाउस लोन भी तो है, बाकी रुपयों की व्यवस्था हम हाउस लोन से कर लेंगे और जो मेरी पेंशन आएगी उसी से हम हाउस लोन की EMI भी पटाते रहेंगे। हाँ पिताजी, फिर तो ठीक है। लेकिन पिताजी, हम लोग भी देवर देवरानी की तरह शहर में जाकर रहने लगेंगे, तो यहाँ आप लोगों की सेवा कौन करेगा? राधिका बहू, तुम इतनी चिंता मत करो हमारी। और वैसे भी खेती बाड़ी का काम तो सिर्फ 4 महीने ही होता है। खेती बाड़ी का काम करके हम लोग भी तुम्हारे साथ शहर आकर रहने लगेंगे। लेकिन माँ जी, राधिका बहू, ये लेकिन नहीं चलेगा। अरे तुम लोग भी अपने बच्चों का भविष्य देखो। वही तुम्हारे देवर देवरानी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। हाँ बहू, ठीक है पिताजी। मैं आज ही अनिल को फोन करके बता देता हूँ कि वो जमीन देखना शुरू कर दे। जैसे ही कोई अच्छी जगह पर जमीन मिल जाएगा, हम लोग तुरंत मकान का भी काम शुरू कर देंगे। तब तक मैं हाउस लोन की प्रक्रिया पूरी करता हूँ। हाँ ठीक है जी। ये है नर्मदा प्रसाद जी और उनकी पत्नी रमा। नर्मदा प्रसाद जी विद्युत विभाग में कार्यरत थे, जो पिछले ही साल रिटायर हुए हैं। नर्मदा प्रसाद जी के 2 बेटे हैं, छोटा बेटा है अनिल और बड़ा बेटा है सुनील। अनिल पिछले 7 सालों में शहर में ही किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और वहीं अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। और बड़ा बेटा है सुनील, जो गांव में ही अपने माता पिता के पास रहकर गांव की खेती बाड़ी संभाल रहा है। लेकिन अब नर्मदा प्रसाद जी चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा भी अपने छोटे बेटे की तरह शहर में जाकर किसी कंपनी में जॉब करे और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाए। इसलिए नर्मदा प्रसाद जी ने तय किया कि वो शहर में जमीन खरीदकर अपने दोनों बेटों के लिए एक पक्का मकान बनवाएंगे, जिसमें दोनों बेटे रहकर आराम से ही शहर में नौकरी करेंगे। मम्मी, देवर जी ने शहर में जमीन खरीद ली है और अब तो हमारे मकान बनने का काम भी शुरू हो गया है शहर में। अच्छा, मकान का काम शुरू हो गया तो क्या दामाद जी भी गए हैं शहर? नहीं मम्मी, देवर जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ये अभी से जाकर वहाँ परेशान होंगे। और देवर जी ने पिताजी से कहा कि पिताजी उनके खाते में रुपए भेज दे, वो खुद ही घर का सारा काम करवा लेंगे। 3 महीने में मकान का काम भी पूरा हो जाएगा माँ, फिर हम लोग भी वहीं जाकर रहने लगेंगे। अच्छा है बेटा, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाना। हाँ माँ, लेकिन चिंता भी होती है, यहाँ माँ बाबूजी की सेवा कौन करेगा? लो देख लो, अभी भी राधिका बहू को बस हमारी चिंता ही लगी है। स्पीकर में रखो फोन, मैं भी तो बात करूँ समधन जी से। जी माँ जी। नमस्ते समधन जी। हाँ समधन जी, कैसे हैं आप लोग? जी सब अच्छे हैं यहाँ। अपनी बेटी से जरा समझाओ। अरे इसे तो खुश होना चाहिए कि शहर में जाकर रहेगी, इसके बच्चे अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेंगे, तो बस ये देखकर हमारी ही चिंता करती है। समधन जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भला हमारे बच्चों की चिंता नहीं होगी हमारी तो किसे होगी? वैसे भी दिन ब दिन अब हमारी उम्र घटते जा रही है, अब हमें सहारे की जरूरत है। समधन जी, अब आप भी चिंता करने लगी? अरे भाई, यहाँ खेती बाड़ी का काम खत्म करके हम भी तो शहर में अपने बच्चों के पास ही जाकर रहेंगे ना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है समधन जी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बीतते समय के साथ अब तो नर्मदा प्रसाद जी के बेटे का मकान भी तैयार हो चुका था शहर में। अब नर्मदा प्रसाद जी चाहते थे कि उनके बेटे बहू भी शहर में जाकर रहने लगे। छोटे बेटे बहू तो नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं जी। अब आप अनिल को फोन कीजिए ना कि वो अपने भाई को आकर गाँव से ले जाए। मैंने फोन किया था रमा, लेकिन अनिल का कहना है कि मैं शहर से गाँव आऊंगा, फिर भैया भाभी को शहर लेकर वापस आऊंगा। इसमें तो बहुत समय की बर्बादी हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई जी? अपने भैया भाभी को लेने आएगा और एक दिन अपने माँ बाप के पास रह लेगा, तो उसके ऐसे कौन से समय की बर्बादी हो जाएगी? अरे रमा, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है हमारा बेटा, और प्राइवेट कंपनी में ना ऐसी छुट्टियां बार बार मिलना पॉसिबल नहीं होता, और मकान की देखरेख में भी उसने काफी छुट्टियां ले ली थी। तो फिर हमारे बेटे बहू कब जाएंगे शहर रहने?
अनिल ने कहा है रमा कि अगले हफ्ते की टिकट कटवा रहा हूँ मैं भैया भाभी की। भैया भाभी यहाँ रेलवे स्टेशन आ जाएंगे तो मैं उन्हें स्टेशन से घर लेकर आ जाऊंगा। चलो अच्छा है। तो राधिका बहू, अब तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि तुम लोगों को अगले हफ्ते ही शहर निकलना है। जी माँ जी। एक हफ्ते के बाद नर्मदा प्रसाद जी के बड़े बेटे बहू और उनके बच्चे शहर चले जाते हैं और अनिल रेलवे स्टेशन से अपने भैया भाभी को लेकर अपने नए मकान में पहुंच जाता है। बताइए भैया, कैसे बनवाया है मैंने घर? घर तो बहुत ही सुंदर बनवाया है छोटे तूने। हाँ देवर जी, और घर भी आपने बहुत बड़ा बनवाया है। हाँ भाभी, मैंने सोचा कि बनवा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े रुपए मैं खुद अपनी तरफ से लगाकर कुछ अच्छा बनवा लूं। काजल कहाँ गई देवर जी? वो भाभी आज वो किटी पार्टी में गई हुई है, आ जाएगी शाम तक। आप चलिए ना, ऊपर वाले कमरे में अपना सामान रख दीजिए, वही रहना है आप लोगों को। ठीक है देवर जी। लेकिन देवर जी, बच्चों को भूख लग गई है, मैं इन्हें कुछ खिला देती। ठीक है भाभी, मेड तो आ गई थी, देख लेना उसने खाना तो बना दिया होगा। ठीक है देवर जी। चिंकी, कितना बड़ा घर है ना हम लोगों का। हाँ टीनू, अब हम लोग आज से इसी घर में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना यहाँ। मम्मी खाना बन गया क्या? हमें भूख लगी है। मैम साहब, मैंने खाना बना दिया है। अरे दीदी, ये आप मैम साहब क्यों बोल रही हो मुझे? मुझे आप दीदी कह सकती हैं। वो छोटी मैम साहब को मैं मैम साहब बोलती हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप उनकी जेठानी है तो आपको भी मैं मैम साहब कहूँ। वैसे मुझे आपकी उम्र तो नहीं पता, लेकिन आप चाहो तो मुझे नाम लेकर भी पुकार सकते हो। मेरा नाम राधिका है। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको दीदी ही कहूंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं बच्चों को खाना खिला दूंगी। देवरानी जेठानी में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो इनकी देवरानी कितनी घमंडी और नकचड़ी है और वही जेठानी बेचारी कितनी सीधी सादी और भोली भाली सी है। चलो बच्चों, खाना खा लो तुम लोग। मम्मी यही टेबल पर खाना खाएंगे हम। ठीक है बेटा, बैठ जाओ तुम लोग, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। चाची आ गई, चाची आ गई। व्हाट? ये क्या चाची चाची लगा रखा है तुमने? अरे काजल, आ गई तुम? दीदी, पहले अपने बच्चों को ना बात करने का तरीका सिखा दीजिए। ये क्या चाची चाची लगा रखा है? अरे काजल, तुम बच्चों की चाची ही तो हो, इसलिए वो तुम्हें चाची कह रहे हैं। देखिए दीदी, ये सब ना गांव में चलता होगा, यहाँ शहर में ना कोई किसी को चाची नहीं कहता है। बच्चों को सिखा दीजिए, ये बच्चे मुझे आंटी कहें। ठीक है काजल, और कैसी हो तुम? अच्छी हूँ और काफी थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। ये काजल मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही थी? क्या इसे हमारे आने की खुशी नहीं है? मम्मी, ये चाची तो बहुत ही गंदी लगी मुझे। बेटा, चाची के लिए ऐसा मत बोलो। चाची बाहर कहीं काम से गई थी ना, इसलिए वो थकी हुई आई है, इसलिए शायद वो थोड़ी गुस्सा है। क्या मम्मी, चाचू ने तो कहा था कि चाची किटी पार्टी में गई है। वैसे मम्मी, ये किटी पार्टी क्या होती है? अरे बेटा, तुम लोग तो अपना इतना दिमाग चलाते हो, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना है, इसलिए चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। काजल, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो तुम? अरे गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं, कितने गंवार लोग हैं ये। ऐसा है ना काजल, भैया भाभी और बच्चे शुरू से गांव में ही रहे हैं, इसलिए उन लोगों के शहर के तौर तरीके नहीं मालूम। वैसे काजल, बुरा ना मानो तो तुम्हें भी अब साड़ी पहनना शुरू कर देना चाहिए या फिर सूट पहनना चाहिए, क्योंकि अब भैया भी रहते हैं हम लोगों के साथ। देखिए जी, हम लोग गांव रहने नहीं गए हैं, भैया भाभी शहर रहने आए हैं, इसलिए ना उन लोगों को शहर के तौर तरीके सीखने चाहिए, ना कि मुझे गांव के। और मैंने आपसे कहा था ना जी कि उनके बच्चों का एडमिशन आप गवर्नमेंट स्कूल में करवाना। हाँ काजल, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही बात की है। अरे यार प्लीज तुम देखो, बेकार में मूड खराब मत करो। और मेरा मूड खराब हो रहा है, उसका क्या? अरे इन गवारों के साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम्हें भाभी से क्या करना, तुम्हारी लाइफ स्टाइल जैसी है तुम वैसे जियो, भाभी अपने हिसाब से जिएगी। अच्छा ये बताइए, अपने भाई के लिए कहीं जॉब की बात की है या नहीं आपने? हाँ कर लिए बाबा, और कल भैया मेरे साथ ही चलेंगे ऑफिस। वैसे आपके भैया तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कौन सा काम मिल गया आपके ऑफिस में? अरे 20,000 रुपए की सैलरी रहेगी उनकी, ठीक ठाक काम है। लेकिन देखो काजल, मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है, भाभी क्या सोचेगी कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में। अब सोचना कैसे जी, आपकी 50,000 रुपए सैलरी है और उनकी 20, तो हमारे बच्चे अच्छी लाइफ जिएंगे या नहीं? मैंने मैट को भी हटाने का सोच लिया है जी। वैसे भी आपकी भाभी खाली पीली घर में करेगी ही क्या, घर के काम काज करेगी और बच्चों की देखभाल करेगी। मैंने तो सोचा है कि मैं भी कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अरे काजल, तुम्हें तो किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम भला कोई जॉब कर सकती हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और देखिए अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, जो भी बात है हम कल करेंगे। अरे आज तो इतनी देर हो गई, वो काम करने वाली दीदी नहीं आई है, कल तो बहुत जल्दी आ गई थी। काजल से पूछती हूँ। अरे क्या हुआ दीदी, क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? अरे काजल, आज वो काम वाली दीदी नहीं आई। हाँ दीदी, नहीं आएगी वो आज के बाद, मैंने उसे मना कर दिया है। वैसे भी आप दिन भर घर में करेंगी क्या? अगर घर के काम काज करेंगी तो आपका अच्छा टाइम पास होगा। कर तो लेंगी ना आप घर के काम काज? हाँ काजल, तुम चिंता मत करो, मुझे तो आदत है घर के काम काज करने की, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। हाँ तो जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दीजिए। काजल का व्यवहार हम लोगों के प्रति ठीक नहीं है, मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ। हमारा यहाँ आना काजल को अच्छा नहीं लगा है। ऐसे तो काजल भी कोई काम नहीं करती है बाहर जाकर, उसे भी मेरे साथ घर के काम काजों में हाथ बटाना चाहिए।
साथ किटी पार्टी करने जाती है। लेकिन ठीक है, मैं काजल से कुछ नहीं कहूंगी, मैं चुपचाप अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। अब जल्दी जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वैसे भी आज मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उन लोगों को भी अच्छे से खाना पीना खिलाकर भिजवाऊंगी मैं आज स्कूल। चलो बच्चों जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल बस आ चुकी है। ओके मम्मा। चलो बच्चों जल्दी जल्दी से बैठकर खाना खा लो, तुम लोगों को भी स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है मम्मी। दीदी डाइनिंग टेबल का कपड़ा ना बहुत महंगा है, आप अपने बच्चों को नीचे बिठाकर खाना खिलाइए। अरे काजल, अगर बच्चे नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। अरे दीदी कौन सा वो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, आखिर जाना तो उन्हें सरकारी स्कूल में ही है ना, गंदे कपड़े में भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप ही बताइए ना दीदी, क्या ये गंदे कपड़े में स्कूल चले जाएंगे तो इन लोगों की इज्जत कम हो जाएगी। कोई बात नहीं बच्चों, गांव में भी तो हम सब नीचे ही बैठकर खाना खाते थे ना। वैसे भी धरती माता की गोद में बैठकर खाना खाने से बच्चे खूब तरक्की करते हैं। चलो तुम लोग भी नीचे बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को खाना खिला देती हूँ। ठीक है नीचे बैठो तुम लोग, मैं भी तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे घूर घूर कर, खाओ खाओ खूब खाओ तुम लोग। तुम लोगों को तो लगता होगा कि तुम लोग तुम्हारे बाप की कमाई खा रहे हो। अरे इतना सारा खाते हैं, थोड़ा कम खाएंगे तो क्या मर जाएंगे ये बच्चे। अरे मुफ्त का खाना नहीं है जो तुम लोग दिन रात ठूसते ही रहते हो, शहर आकर भी तुम लोग बिल्कुल गवार की तरह रहते हो। मम्मी हमें नहीं खाना है खाना, हमारे टिफिन में दे दीजिए, हम स्कूल में ही खा लेंगे। ताओ तो देखो इसके। हाँ हाँ मम्मी मुझे भी नहीं खाना है। ठीक है बच्चों, मैंने तुम्हारे लंच में रख दिया है, चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ आती हूँ। बड़ा बुरा लगता है इन्हें। अरे सच्ची तो कह रही हूँ, बस 3 टाइम ठूसते ही रहते हैं ये लोग। काजल एक बात बताओ आज तुम मुझे। हाँ पूछिए। क्या हमारे यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है? अब ऐसा है ना दीदी, चाहे आप लोगों को हमें यहाँ रहना पसंद हो ना हो, लेकिन ये पिताजी का आदेश है और पिताजी का आदेश कौन टाल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना दीदी, जब भी मेरी सहेली आएंगी ना घर में तो आप मुझे मेरा नाम लेकर मत पुकारना। ये क्या बात हुई काजल, नाम नहीं लूंगी तो क्या कहकर पुकारूंगी मैं तुम्हें? मुझे मैडम या मैम साहब कह देना, लेकिन मेरा नाम लेकर मत पुकारना आप। अगर दीदी आपका सवाल जवाब खत्म हो गया हो ना तो जाकर जरा रसोई संभाल लीजिए, रसोई सारा बिखरा पड़ा है। अरे मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ लेकिन अपने बच्चों का नहीं। काजल किस तरह से बात कर रही है हमसे, मैं तो आज इनसे साफ साफ कह दूंगी कि मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं वापस गाँव जाकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। आज तो मैं इन्हें सारी बात बता दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। क्या हुआ राधिका? देखिए जी, आप तो अच्छे तरीके से जानते थे ना कि यहाँ आकर रहने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो तो मैं माँ जी और पिताजी की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप यहाँ देवर जी के परिवार के साथ रहने चली आई थी। लेकिन क्या हुआ? देखिए जी, आप नहीं जानते यहाँ हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं अपना अपमान तो फिर भी सह ही लेती हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी जी। इससे तो अच्छा है हम गाँव में ही रह लेते, कम से कम इज्जत की बनाते और खाते। अरे ऐसा क्या हो गया, सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा है। और दूसरी बात राधिका, ये घर सिर्फ अनिल का नहीं है बल्कि हमारा भी है। पिताजी ने इसलिए तो शहर में इतना बड़ा घर बनवाया है ताकि हम सब मिलकर एक साथ रह सके। मैं तो पूरा दिन घर में रहता नहीं तो मुझे मालूम नहीं आखिर क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। क्या आपको नजर नहीं आता है क्या जी, देवर जी ने हमारे बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि शिक्षा तो कहीं भी ग्रहण की जा सकती है। और देवर जी के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, और देवर जी के बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है इसमें भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि इसमें उन लोगों का रुपए खर्च होता होगा। पर मुझे तो यही सोचकर डर लगता है कहीं ये शहर का झांसा हमारा आत्मसम्मान न छीन ले जी। मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया जी, लेकिन मेरी देवरानी ने मेरे आने के कुछ दिन बाद ही काम वाली को ये कहकर निकाल दिया कि अब तो मैं आ गई हूँ। और काजल ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि दीदी अब तो आप आ गई हैं और आप घर में बैठे बैठे सिर्फ खाएंगी क्या, इसलिए आज के बाद घर का सारा कामकाज आप ही संभाल लेंगी। लेकिन ठीक है, मैंने भी उसकी बात का इतना बुरा नहीं माना जी, ये सोचकर कि हमारा घर है तो घर के कामकाज तो मैं कर ही लूंगी। देखो राधिका, मैं वैसे ही थका हार आया हूँ, तुम बातों को ना इस तरह गोल गोल चक्री की तरह मत घुमाओ, सीधे सीधे कहो कि आखिर क्या परेशानी है तुम्हें यहाँ रहने से। अब आपसे क्या बताऊं जी, बच्चे डाइनिंग टेबल में खाने के लिए जिद करते हैं और यदि मैं उन्हें बिठाकर डाइनिंग टेबल में खाना खिलाती हूँ तो काजल मुझसे साफ साफ कह देती है कि दीदी डाइनिंग टेबल बहुत महंगा है, अपने बच्चों को नीचे बिठाकर खाना खिलाओ वरना मेरा डाइनिंग टेबल गंदा हो जाएगा। तो मैंने आज कह दिया कि बच्चे यदि नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी। तो काजल जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए मुझसे कहती है कि उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा वो कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, आखिर वो सरकारी स्कूल में ही तो जा रहे हैं और वहाँ चाहे वो गंदे कपड़े या साफ कपड़े पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, काजल मुझसे कहती है कि तुम्हारे बच्चे यदि गंदे कपड़े पहनकर स्कूल जाएंगे तो उनकी इज्जत नहीं घट जाएगी। क्या काजल इस तरह से बात करती है? इतना ही नहीं जी, यदि बच्चे खाना खाने बैठते हैं तो खाने के लिए भी टोकती है, कहती है कि मुफ्त की नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं कमा रहा है। और बच्चों को हमेशा डांटती रहती है
देहाती हो, देहातीपन कभी नहीं छोड़ोगे और मुझे ही चिल्लाने लगती है कि मैं बच्चों को इतना सारा खाना क्यों परसती हूँ, और कभी कभी तो वो थाली से आधी रोटी उठा कर ले जाती है। क्या हम लोगों को आज यहाँ 2 महीने नहीं हुए और काजल इस तरह से व्यवहार कर रही है हमारे परिवार के साथ? अब आप ही बताइए ना जी, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी बताइए। इतने अपशब्द का प्रयोग करती है, कहती है कि दिन भर ये बच्चे बस ठूसते ही रहते हैं, मुफ्त का समझते हैं, और ना जाने जी क्या क्या कहती है काजल। और काजल मुझसे कहती है कि यदि मेरी कोई सहेली घर आएंगी तो मैं उसे नाम लेकर ना पुकारूं, बल्कि मैम साहब या मैडम कहूं। बस अब बहुत हो गया जी, शहर आकर अच्छी जिंदगी के खूबसूरत सपने देखते देखते हमारे बच्चे खुद को अपमानित न महसूस करने लगे, और हम दोनों पति पत्नी कहीं यहाँ नौकर बनकर ही ना रह जाए। इसलिए मेरी बात मानिए जी, चलिए हम लोग गाँव ही चलते हैं, माँ बाबूजी के साथ ही रहेंगे, कम कमाएंगे लेकिन इज्जत की जिंदगी जिएंगे। राधिका, तुम इतनी दुखी मत हो, ठीक है हम गांव चलेंगे, लेकिन इस बारे में एक बार मैं अपने भाई अनिल से बात जरूर करूंगा और सारी बातें साफ साफ उसे बताऊंगा। लेकिन आप देवर जी से कहेंगे भी ना तो देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को ही सही मानते हैं और हमेशा वो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हैं। ठीक है राधिका, फायदा हो ना हो, लेकिन अपने भाई से बात करने में हर्जी क्या है? मैं आज ही अनिल से बात करूंगा। अनिल, क्या हमारे यहाँ आकर रहने से तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ भैया, आप लोग गांव के रहने वाले हैं ना, इसलिए शहर की जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। भैया, शहर आके रहने का फैसला तो आपका ही था ना, मेरा नहीं। और वैसे भी जो ज्यादा कमाएगा उसकी पत्नी और परिवार को तो इज्जत भी ज्यादा ही मिलेगी ना, इसलिए भैया जितना मिल रहा है ना उतने में ही खुश रहिए। ये तू क्या बोल रहा है? अरे भैया, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? देखिए भैया, भाभी रही गांव की ठेठ अनपढ़ गवार और मेरी पत्नी शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। और आप अपनी और मेरी भी तुलना कर लीजिए, जिस कंपनी में आप मजदूरी करते हैं उस कंपनी में मैं साहब के पद पर हूँ। तो फिर भैया, साहब के बीवी बच्चे और मजदूर के बीवी बच्चों के जीवन में तो अंतर होगा ही ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? राधिका, अपना पूरा सामान बांध लो, हम लोग सुबह की गाड़ी से गाँव वापस चलेंगे। मैंने कहा था ना जी, देवर जी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनील और राधिका शहर आकर एकदम ठगे से रह गए थे और अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ कहना बेकार समझा और चुपचाप वो दूसरे दिन सुबह की पहली गाड़ी से अपने गांव वापस चले गए। अरे क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ बताया भी नहीं और ऐसे अचानक अपने पूरे परिवार को लेकर? कोई बात नहीं है माँ, लेकिन अब हम शहर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं रहकर कमाएंगे खाएंगे। बच्चों, जाओ तुम लोग अंदर। मैं समझ सकता हूँ बेटा, बिना कोई बात के तुम ऐसे अचानक तो नहीं आ सकते, लेकिन सच सच बताओ मुझे, आखिर क्या बात हो गई है? पापा, आप लोगों ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझसे ये क्यों कहा कि शहर का घर हम दोनों भाइयों का है? पापा, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और मुझे मेरे गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझसे आपने कहा कि मैं शहर जाकर अपने छोटे भाई के साथ रहूं, तो मैंने भी आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी बात मान ली और शहर में रहने चला गया। क्या आज्ञाकारी होना यही मेरी गलती है पिताजी? आखिर बात क्या है बेटा? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ माँ, अगर आपने मुझसे साफ साफ कह दिया होता ना कि शहर का वो घर सिर्फ मेरे छोटे भाई अनिल का है, तो मैं कभी नहीं जाता वहाँ रहने। नहीं बेटा, वो घर मैंने तुम दोनों भाई के लिए बनवाया है। सुनील के माता पिता सुनील और राधिका से बार बार पूछते हैं, लेकिन सुनील तो कुछ नहीं कह पाता है, पर राधिका अपने साथ हुए सारे दुर्व्यवहार के बारे में अपने सास ससुर से कह देती है। क्या उस हरामखोर की इतनी हिम्मत? पिताजी, क्या आपको मेरी ईमानदारी पर शक था, जो आपने सारा पैसा मेरे छोटे भाई के हाथ में रख दिया ताकि वो अपने हिसाब से घर बनवा ले? नहीं बेटा, अपने पिताजी को गलत मत समझो, परिस्थितियों की वजह से मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ाया नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। पिताजी, आप बड़े हैं और हम आपकी बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने आपकी बात मानी और जाकर वहाँ रहने लगे। लेकिन इन 2 महीनों में हम लोगों ने हमारे बच्चों सहित इतना तिरस्कार झेला है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती। यहाँ तक कि देवरानी अपने बच्चों को तो पेट भर खिलाती, लेकिन मेरे बच्चों को एक एक रोटी के लिए तरसाने लगी थी। और बात में काजल मेरे बच्चों से कहती कि तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। बाप रे, ये छोटी बहू तो ऐसी नहीं थी। माँ जी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोल रही हूँ, और यहाँ तक मैं जितना आपको बता रही हूँ उससे कहीं ज्यादा ही सहा है हम लोगों ने। उन लोगों की इतनी हिम्मत! वो शहर का मकान तो मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए बनवाया था। बेटा, मैंने तो यही सोचकर तुम लोगों को शहर भेजने का फैसला किया कि तुम लोग शहर में रहोगे तो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाओगे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ जाने के बाद तुम लोगों को इतना दुर्व्यवहार सहना पड़ेगा। बस पिताजी, रहने दीजिए, मैं यही गांव में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल लूंगा, लेकिन वहाँ जाकर अपने छोटे भाई का नौकर बनकर नहीं रहूंगा। पिताजी, जैसे आपने अनिल के लिए जमीन और घर का इंतजाम कर दिया, वैसे ही अगर मेरे लिए भी कर दिया होता तो आज मुझे इतनी जिल्लत न सहनी पड़ती। अरे बेटा, उस मक्कार अनिल ने कहा था कि पिताजी आप मेरे बड़े भाई को परेशान मत करो और सारे रुपए मेरे हाथ में दे दो, मैं अपने दोनों भाई के हिसाब से अच्छा सा घर बनवा लूंगा। और मैंने भी उस मक्कार की बातों पर भरोसा कर लिया।
अरे मैं तो पहले ही कहती थी जी, उस मक्कार अनिल पर ना आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो पहले से ही उग्र स्वभाव का है। अरे उस हरामखोर ने अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं की, उसे अपने घर का नौकर समझता रहा वो। उसने हमारा भरोसा तोड़ा है जी। मैं तो कहती हूँ उस हरामखोर को ना तरीके से सबक सिखाइए आप। हाँ भाग्यवान, सच ही कहती हो तुम, उस मक्कार को तो सबक सिखाना ही होगा। मुझे तो लगता है जी उस हरामखोर ने ना मकान भी अपने नाम पर ही लिया होगा। हाँ तुम चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने का एक रास्ता है मेरे पास। वैसे भी हम लोगों ने जो होम लोन लिया था उसकी ईएमआई तो मेरे पेंशन से ही कट रही है ना। अगले महीने मैं अपने पेंशन के सारे रुपए ईएमआई भरने से पहले ही निकाल लूंगा। फिर देखना कैसे दौड़े दौड़े यहाँ चले आते हैं कि मैंने ईएमआई क्यों नहीं भरी। उधर अनिल और काजल बहुत ही खुश थे कि उनके बड़े भाई और भाभी वापस गांव चले गए, लेकिन 1 महीने बाद अनिल और काजल को समझ में आया जब उनके पिताजी ने मकान की ईएमआई नहीं भरी और उन लोगों को एक नोटिस भिजवा दिया। तो फिर अनिल ने शहर से ही अपने पिताजी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा प्रसाद जी ने अपने बेटे से बात करने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, तब काजल और अनिल दौड़े दौड़े अपने माता पिता के पास गाँव आते हैं। पिताजी, ये कौन सा तरीका है आपका? आपने ईएमआई क्यों पे नहीं की और हम लोगों को नोटिस भिजवा दिया? आपने तो जैसा जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया, फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिताजी से इस तरह से बात करने की? पहले तो तूने अपने बड़े भाई का अपमान किया और अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने पिता से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अरे तूने सिर्फ अपने बड़े भाई को धोखा नहीं दिया बल्कि हमारा भरोसा भी तोड़ा है। अच्छा, तो ये सारी आग ना जेठानी जी ने लगाई है, तो तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाओगे और वो लोग चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे? अरे अनिल बेटा, तूने तो अपने बड़े भाई भाभी का अपमान किया ही है, लेकिन तेरी पत्नी ने उनके बच्चों को रोटी रोटी के लिए तरसाया है। अरे मुझे नहीं मालूम था बेटा कि मेरी मदद तुम्हारे अंदर इतना गुरूर भर देगी कि तुम रिश्तों का लिहाज भूल जाओगे। छी छी, निकल जाओ मेरे घर से। अरे अब उस घर की बात छोड़ो, बल्कि अब तो गांव की संपत्ति में भी तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं पिताजी? क्यों नहीं कर सकता? ये सारी संपत्ति ना मैंने अपने मेहनत से अर्जित की थी, तो कानून भी यह कहता है कि यदि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति दे सकता हूँ तो वापस भी ले सकता हूँ। इसलिए चले जाओ तुम लोग यहाँ से और अब अपने दम से अपने लिए महल खड़ा करो। और अब वो शहर का घर ना मेरे बड़े बेटे का है, जिसने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू का प्रभाव ना मुझ पर नहीं होने वाला है, इसलिए ये आंसू कहीं और जाकर दिखाना। बहू का तो फिर भी समझ में आता है, वो पराये घर से आई हुई है, लेकिन तू अपने सगे भाई और भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। निकल जाओ तुम लोग हमारे घर से। नहीं नहीं, आप लोग हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम लोग इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है उस घर के अलावा। हाँ पिताजी, एक मौका दे दीजिए इन्हें। नहीं बहू, ऐसे मक्कार बेटे बहू के लिए कोई दया नहीं है हमारे पास। जो लोग आज अपने सगे भाई भाभी के साथ ऐसा कर सकते हैं, इन लोगों का हम क्या भरोसा करें कि बुढ़ापे में ना जाने ये लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अरे ऐसे बच्चे तो ना अपने माँ बाप की पीठ में सिर्फ खंजर ही घोंप सकते हैं, कभी नहीं सुधर सकते ऐसे बच्चे। इसलिए तुम लोग निकल जाओ हमारे घर से। इस तरह अनिल के माता पिता ने अपने छोटे बहू बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब